बहुपद पढ़ने के बाद ये तीसरा चैप्टर में तुमको, अगर हम पहला दूसरा तीसरा तक पहुंच के पढ़ भी लेते हैं ना, आप 10वां पढ़ना बंद कर दीजिएगा, तब भी आप आराम से फर्स्ट आ सकते हैं। इतना ही में 3 चैप्टर बड़ी है, ठीक है ना। इसमें भी आराम से 10-15 नंबर के, इसमें भी 10 से 15 नंबर के, आराम से तो भाई रे 15 से 20 नंबर तक जाइए, 15 से 20 तक जाइए आराम। पास होने के लिए इतना बहुत है। और 9 क्लास में बड़ी मैंने पढ़ ली है, 8 क्लास में बड़ी मैंने पढ़ ली है, फर्स्ट से ज्यादा नंबर आ जाएगा। मतलब क्या सर, ये तीसरा चैप्टर से हमारे पास में 15 से 20 के बीच में आ जाएगा, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर तक। 2025 के अनुसार में 19 नंबर दिया है सेकेंड सिटिंग में, और 17 नंबर तक दिया है फर्स्ट सिटिंग में, सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब बताओ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और इतना अच्छा चैप्टर है, इसको छोड़ना तो भाई बेवकूफी रहेगा। इतना अच्छा नंबर आ जाएगा। और 2 को पहले से पढ़ लिए हैं, उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए और इसको अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए, पास होने के लिए बहुत ज्यादा है। 9 क्लास में बहुत सारा चीजें पढ़े हैं जो कि हम लोग को याद है, आराम से फर्स्ट आ जाएंगे सारा चीजें। लगभग 9 क्लास वाला माद, माध्यक, बहुलक, ये सब छोटा मोटा जो चीजें पर्याप्त, ये सब उसी से नंबर हम लोग को बढ़िया खासा आ जाएगा। मतलब ओवरऑल हम लोग 60 से ज्यादा नंबर तक क्वेश्चन हल कर सकते हैं इतना तक पढ़ने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर मोटा मोटी बोला जाए तो 10, 20, 30, 35 पासिंग तो हो जाएगा। तीसरा चैप्टर तक आते तो हम पास हो जाएंगे। अगर हम 9वां नहीं पढ़े, सब कुछ नहीं पढ़े, 8वां 9वां कुछ नहीं पढ़े, 10वां में पढ़ रहे हैं, तो कम से कम ये तीसरा चैप्टर तक पढ़ने के बाद तुमको पास होना एकदम तय है। और अगर आप नहीं पास होते हैं तो आपने 10वां के ढंग से भी नहीं पढ़ा, ये आपका नुकसान है, मेरा नहीं, ठीक है। चैप्टर को चालू करते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका क्या मतलब है? 2 चर। चलिए थोड़ा सा क्लास 9 में, क्लास 9 में हम लोग क्या सीखे थे? एक चर वाला। एक चर मतलब सर क्या? 2x प्लस 3x जो भी रहता था, x के मान निकालना होता था। 8 क्लास में भी हम लोग x के मान निकालने के लिए सीखे हैं, 7 क्लास में भी, 8 क्लास में, 9 क्लास में, ये सभी जगह पर हमने x के मान सीखा है, जिसमें सेम से मैच करता था, एक चर बोलते थे। लेकिन जिसमें ये सेम सेम ना मैच करे, 2 चर, ये अलग है, ये अलग है। इंटर में जाएंगे आपको 3 चर भी मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में भी ये चीज मिलेगा, हम एग्जाम में दिए तो एक्स वाई जेड का मान निकालिए, ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो वहां जाने के बाद चर बढ़ते जाएगा। लेकिन 10वां तक हम लोग को 2 चर पढ़ना है। 9 में हम लोग एक ही चर पढ़े थे, 7, 8 में भी एक ही चर पढ़े थे, उसके बाद बढ़ रहा है। तो 2 चर मतलब चर, और अचर मतलब तो पहले ही समझा देते कि अचर मतलब क्या सर? खाली सिंपल सा नंबर, कोई भी संख्या हो सकता है, सिंपल सा नंबर हो सकता है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, गिनती वाला कुछ रहे, ठीक है ना। वो सब हम लोग नॉर्मली अचर बोलते हैं। उसमें कोई भी एबीसीडी का अक्षर लग जाता सर, 9a या फिर 9x, 9y, 9z, ऐसा कुछ भी, तब वो फिर अब चर हो गया है। तो 2 चर मतलब कि 2 अलग अलग अक्षर। और अधिकतर में तुमको जो चर का अक्षर मिलेगा, एक्स वाई जेड, ये सब ज्यादा मिलेगा। क्लास में हम लोग को 9, 10 में तो सबसे ज्यादा एक्स वाई मिलेगा, जेड तुमको इंटर में मिलेगा, उसके बाद ऊपर के क्लास में मिलेगा। तो ये चीजें ज्यादा मिलेगा, एबीसी नहीं मिलेगा। एबीसी को अचर में गिनती किया जाता है, वो अलग सिस्टम है बहुपद के हिसाब से। लेकिन तुमको जो चर देखने को मिलेगा वो एक्स वाई ज्यादा देखने को मिलेगा। के का मान ज्ञात करे, एन का मान ज्ञात करे, 10वां में ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब यहाँ क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। अब बताइए, रैखिक समीकरण युग्म, अब इसका डिफिनेशन भी हम यहाँ पर थोड़ा दे दिए हैं। यहाँ तक में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में समझिए पहले, उसके बाद इसको और डीपली में समझाते एग्जांपल्स के माध्यम से। 2 चर में रैखिक समीकरण में युग्म ये क्या होता है? वह समीकरण जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 के रूप में रखा जा सकता है। ए बी सी क्या है सर? वास्तविक संख्या है हमारे पास में, और ए और बी दोनों शून्य नहीं है। 2 चर एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण ये कहलाता है। क्या हमको बोला है? ए ये 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा में से कुछ भी लिखा हुआ रहेगा बराबर में 0, हम लोग बोलेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म है ये। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे सर, ये भी समीकरण है, लेकिन हम इसको इधर रखेंगे, ऐसा फॉर्मेशन में आ जाएगा, तो ये रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल से देख सकते हो, बराबर में 0, बराबर में है,
देखो कुछ ना कुछ बराबर में है। समीकरण का मतलब ही क्या पता चलता है सर? समीकरण का मतलब भी पता चलता है कि बराबर में कुछ होना ही चाहिए, चाहे 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, जो भी रहे, कुछ बराबर में होना ही चाहिए। ठीक है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि ये है सर रैखिक समीकरण। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर अभी इसी के बारे में और बात है, अभी इसका मेन डिफिनेशन से मिला नहीं है। दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y में हो, इस प्रकार के समीकरण को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म का रैखिक युग्म माना जाता है। मतलब क्या सर? दो गो समीकरण रहेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, और यहाँ पर क्या, दो चरों में जो रैखिक समीकरण होगा उसका युग्म होगा, दो चरों में x और y में ही। अब यहाँ पर इसका व्यापक रूप देखिए इसे, जब हम लोग 10 क्लास पढ़ रहे हैं तो यहाँ मिलेगा एक समीकरण, दो समीकरण। हम जब 9 में पढ़े थे तो खाली एक ही समीकरण से काम चल जाता था। ठीक है, नॉर्मल से एक समीकरण नहीं मिलता था, उतना में काम हो जाया करता था। तो यहाँ पर ये लिख दिए हैं कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, मतलब कि हमारा जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है। तो अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग कहेंगे सर कि ये रैखिक समीकरण युग्म है, बराबर में 0 लगा हुआ है। और एगो नहीं, जब भी रहेगा हमारे पास में तो दो समीकरण से बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 9 क्लास तक हम लोग एक समीकरण पढ़े हैं वो काफी है, लेकिन 10 में हम लोग दो समीकरण की बात करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो समीकरण की बात होगा। तो इसका एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पर इसी के जैसा सेम लगेगा, बस आपको ध्यान से समझना है। 2x + 3y माइनस में 7 बराबर में 0, ए ये हो गया b, ये हो गया c, एक्स वाई है ही, चलो एक्स वाई है, और पहले वाला है ये वाला b, और ये जो बच गया c, तो माइनस में 7 है ना, तो पूरा माइनस में 7, क्योंकि c हमारा प्लस में होना चाहिए, तो प्लस मतलब कि ये ब्रैकेट में तरह से यहाँ प्लस है, तो मतलब ये पूरा हमारा c है, तो c के लिए हमेशा माइनस में 7 रखना है। मतलब हमको प्लस फॉर्मूला के हिसाब से कह रहा है, इसका व्यापक रूप ऐसा होता है, बीच में क्योरो में भी माइनस रहेगा तो हमको माइनस को रखना पड़ेगा, उसका b का वैल्यू माइनस के साथ में, वो हो गया। ये हुआ सर पहला समीकरण इसका, और दूसरा में ये भी है बी सी, इसमें b पूरा माइनस में 2 रहेगा और इसमें c खाली 8 रहेगा, a2 b2 c2। तो ये सब क्या हुआ सर, ये सब पहले का समीकरण है, इसीलिए एक एक सब में, ये दूसरा समीकरण है सब में दो दो। आयसन फॉर्मेशन के बारे में ही हम लोग को 10 में पढ़ना है। ठीक है ना, और ये चीज आप लोग पहले 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा फिर भी समझा दिए हैं, क्योंकि ये हम लोग को काम अभी आएगा, मिलेगा ये। यदि एक तल में दो रेखाएं दी हो, अब ये दो रेखा रहेगा भी नहीं तो हमको समीकरण दो रहेगा, और ये दो समीकरण से दो रेखा निकल जाएगा ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है ना, तब क्या करना है सर, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, पहला रूल्स, जो कि यहाँ पर ये देख सकते हो, ऐसे काटेगा, दो रेखा बनेगा तो तीन संभावना देखने को मिल सकता है, दो रेखा आपस में काटेगा यानी कि प्रतिच्छेद करेगा, दूसरा में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समांतर रहेगा, ऐसे हो सकता है, या तीसरा में दोनों समपाती हो जाएगा, एक ही रेखा पर एक और रेखा, एक ही रेखा पर एक और रेखा आ जाएगा, तो समपाती होगी वो। मतलब क्या सर, इसका आखिर क्यों बताना पड़ा, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इस चैप्टर में तो ग्राफ में आपको तीन संभावना मिलेगा, और यही तीनों चीज होगा, कोई कोई ग्राफ आपका क्रॉस में कट जाएगा, कोई कोई ऐसे गैपिंग में रह जाएगा, और कोई होगा कि एक ही लाइन खींचा गया, जैसे 9 में खींचाता था, एक ही लाइन खींचे फिर एक और के समीकरण को उसी पर खींचा जाएगा। तो मतलब इसमें इसको हल किए, इसको हल किए, दोनों को हल करें तो एक एक रेखा है, एक रेखा है, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसा आएगा, दोनों के बदले में एक ही नयन रेखा लगेगा, तो उसको हम क्या नाम बोलते हैं, वो नाम के लिए ये सब बताना जरूरी था। ठीक है, एक चीज और, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में हमको मिलता है देखने को, कहीं पर लिखे होंगे ना, हाँ ये वाला, एक हल नहीं होगा और यह एक हल होगा, ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसको पूरा समझते हैं, पहले पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में तुमको ये देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसका एक हल है, कौन सा समीकरण का एक हल है, किसका नहीं है। ठीक है ना, तो जब ऐसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे सर, रख रख के देखेंगे मान, क्या वो समझते हैं। यदि किसी समीकरण में x का मान और y का मान रखने पर RHS LHS बराबर हो जाए दोनों, यानी कि इधर में कुछ है सर, मेरे पास में x का वैल्यू कुछ है और y का वैल्यू कुछ है, और इधर में कुछ दिया हुआ है 20 25 जो भी कुछ है, x का मान रख दिए
y का मान रख दिए, सब गुना कर दिए। इधर पट्टी वाला सर और इधर पट्टी वाला दोनों बराबर आ जाए 25-25। जब बराबर आ गया है तो हम क्या कहेंगे सर कि एक हल है। बराबर आएगा तो एक हल है, अगर इधर 24 आ गया उधर 25 आ गया तो हल नहीं है, मतलब एक हल नहीं है। तो ये चीज तुम्हारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन गया है। एक हल है मतलब दोनों पट्टी बराबर, एक हल नहीं है मतलब दोनों पट्टी बराबर नहीं। हाँ, सीधी सीधी बात है। ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया। रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है उसके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे देख सकते हो, ये पहला समीकरण मेरा, ये दूसरा समीकरण मेरा, ये पूरा एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। ये पूरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर A1 और B1 और C1, A2 B2 C2, ये वाला ही यहाँ पर हो गया है। तो ये पहल का क्लियर हो गया, ये दूसरा का क्लियर हो गया, ये पूरा फॉर्मेशन। फिर यहाँ से अगले एग्जाम्पल, 5x बराबर में y और माइनस में 7x प्लस 2y प्लस में 3 बराबर 0, ये पूरा समीकरण 1, समीकरण 2, ये दो चीजें हम लोग को हुआ इसका फॉर्मेशन। इसमें भी देखिए, पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। सीधी बात यह है सर कि छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, हमको लग सकता है कि इसमें x नहीं है सर, तो x के पहले 0 गुना हो गया तो x रहेगा ही नहीं, खत्म हो गया x, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो कैसनो भी कंडीशन पर रहे, बस बराबर में कुछ होना ही चाहिए, वो समीकरण है, ठीक। अब इतना समझने के बाद अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कैसा क्वेश्चन इस पर आएगा और इससे क्या होगा। एग्जाम्पल से सुनिए, थोड़ा सा मेला वाला तो सब लोग देखने गए होंगे, सब लोग मेला देखने गए होंगे। मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपया है, आप झूला पर घूमे 3 बार 4 बार जो भी है, जितना बार भी घूमे आप दिमाग में सोच लीजिए हम इतना बार घूम लिए सर, और आपके पास 20 रुपया था, आप मेला घूमे 3-4 बार, टिकट कितना पैसा सा लगा वही चीज को हमको बताना है कि किसमें कितना लगा, जो भी है। तो 3-4 बार घूमे, फिर उसके बाद में कुछ और भी किए, जैसे कि ऐसे पिलोवल खेलने वाला जो होता है डालने वाला, हुप्पा उसको बोलते हैं शायद ना, हुपला, तो वो वाला हम लोग खेल, अगर उसमें भी हम 3-4 बार खेले, हमारे पास में 20 रुपया था सर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना खर्चा हुआ। 20 रुपया था सर, 2 बारी खेले 3 बार खेले तो कितना खर्चा हुआ, ये कितना बार खेले तो 20 रुपया खर्चा हो गया। ऐसे करके जब हमको निकालना होता है वैल्यू, तब हम लोग को ये समीकरण का यूज करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें है, अगर आप 8 क्लास पढ़े होंगे तो एक एग्जाम्पल थोड़ा सा पूछ के देखते हैं तुम लोग में, देखते हैं हमको याद है भी कि नहीं याद है, हल्का सा दिमाग में तो है, थोड़ा सा याद आ रहा है। ऐसा वाला कहावत तुम लोग सुना होगा, या बहुत सारा टीचर ऐसे बताते हैं कि तुम दिमाग में कुछ संख्या सोच लो, हाँ हाँ है ना। ये 8 क्लास का टॉपिक है, 7-8 में ये मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए, दिमाग में कुछ सोचो, ठीक है ना। चलो आप कुछ सोच लिए, ठीक है, आप कुछ सोच लिए, उसमें आप 10 जोड़िए, कितना हो 10 जोड़ने के बाद 15 हो गया है। तो आप कितना सोचे थे, 15 में से 10 जाएगा तो 5 सोचे थे तो ये कोई ट्रिक्स नहीं है, बस ये समीकरण का मतलब है ये, कि ऐसे करके हम लोग कुछ सोचते हैं तो यहाँ पर निकल जाता है। तो ये पढ़ाई है, टेक्निक है, इसको कोई जादू थोड़ी है कि ये कोई टीचर बता दिए और लेकिन शौक हो जाएगा ये सर जादू जाना है कैसे बता। तो ये सब पता चलेगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से एग्जाम्पल पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, ठीक है। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी, मतलब कि झूला, चरखी झूला, और हुपला खेलना चाहते थे। हुपला मैंने वही पैसों पिलाने वाला, जरा में सामानवा अपन हो जाता है पिलने के बाद। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। जितना भी हुपला खेली ना उतना से आधा बार ही चरखी, मान लेते कि 10 बार खेली होगी तो 5 बार खेली होगी, ऐसे करके प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। दोनों के अलग अलग, सवारी किया 3 रुपया और हुपला खेली तो 4 रुपये देना पड़ा। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेली, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किया। पैसा 20 रुपया खर्च की, लेकिन हमको नहीं पता कि कितना बार क्या खेली सर, कितना कितना खर्चा किसमें हुआ है, ठीक है ना। 4 रुपया खर्चा हुआ है तो कितना बार खेली, अब अगर 4 बार खेलिए तो कितना रुपया खर्च हुआ, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। तो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन का जवाब मिलेगा इस फॉर्मेशन से मिलेगा, ये समीकरण का चैप्टर पढ़ने के बाद ही मिलेगा।
कि वो व्यक्ति इतने इतने रुपए खर्चा कर दिया, तब बताओ जी कि उसके पास में वो कितना मनी काम किया होगा उतना से। ये पता चलेगा इस चीज से। चलिए एग्जाम्पल से वो समझ लेते हैं, क्वेश्चन भी बना लेते हैं और ग्राफ भी इसी पर हो जाएगा। क्वेश्चन मेरे एग्जाम्पल में है, अखिला अपने गांव के एक मेला में गई, वह चरखा पर सवारी की और हुपला भी खेली, और जितना बार हुपला खेली उसका आधा बार चरखा की सवारी की। ये हमारे पास में है। अब हमको सोचना है सर, इसमें कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा। हमको थोड़ी पता है कि हुपला कितना बार खेली, हमको निकालना है तो कुछ मानना पड़ेगा। और दसवां में अधिकतर, दसवां में यह क्या, कोई भी एग्जाम में अधिकतर जब मानने का बात आता है तो लोग एक्स और वाई मानेगा। जैसन समीकरण उसके हिसाब से, अगर 3 गो वाला रहेगा तो एक्स वाई जेड मानेगा, ठीक है ना। तो अधिकतर तुम देखोगे तो यही माना हो ज्यादा मिलता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, हल कर लेते हैं इस चीज को। माना कि हम मान लेते हैं सर कि अखिला का जो सवारी की ना चरखा पर, उसको एक्स माना कि चरखा की सवारी, या तो यहाँ लिख सकते हैं कि अखिला द्वारा चरखा की गई सवारी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका चॉइस है। माना कि अखिला, अखिला नाम है, अखिला द्वारा किया गया चरखा की सवारी, अखिला मतलब अखिला क्या क्या लिखा रहा है, चरखा की सवारी क्या है सर, एक्स, बराबर में एक्स ले लेते हैं, या एक्स मान लीजिए, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और क्या सर, अखिला द्वारा हुप्पा खेलने का ना, अखिला द्वारा हुप्पा खेला गया, हुप्पा इसलिए है ना, हुपला है यार, हुप्पा नहीं हुपला। अखिला द्वारा हुपला खेला गया संख्या, हुपला की संख्या ना, हुपला खेलने की संख्या बराबर में वाई। मतलब अखिला जो चरखा की सवारी की है कितना बार की हमको नहीं पता है, तो संख्या ही लिखेंगे ना, अखिला के द्वारा किया गया चरखा की सवारी की संख्या भी लगा सकते हैं तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना, संख्या लगा लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, की संख्या बराबर में एक्स, और ये हमारे पास में है ये इसका हुपला खेलने का संख्या वाई। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोला था, जितनी बार उसने हुपला खेला, हुपला तो हुपला क्या है सर, वाई। जितनी बार उसने हुपला खेला, ठीक है, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखे की सवारी की, उससे आधी बार किसका सर, चरखा को जी है एक्स, मतलब कि वही झूला, ठीक है ना। तो हमारा ये पहला समीकरण पहला ही मिल गया। ये आपको क्वेश्चन हिंदी पढ़ के निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में अगला चैप्टर में तुमको दिया हुआ मिलेगा, बहुत सारा समीकरण हल करेंगे, लेकिन कुछ में हिंदी रहेगा, उसको तुमको समझ के दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा, जैसे हम सोच सोच के लिख रहे हैं बस उसी तरीका से। ये पहला चीज हमारे पास में मिल गया। दूसरा में क्या बोला था अभी और आगे, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये, प्रत्येक बार की सवारी, तो सवारी किसका सर, चरखा ने, तो प्रत्येक बार के सवारी के लिए तो मतलब एक्स है, तो एक्स में सवारी के लिए प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने कितना दिया, 3 रुपये दिया, क्योंकि हमको एक्स निकालना है तो 3 एक्स लेके चलेंगे, एक्स को तो हम लिखेंगे नहीं कुछ क्योंकि वो आएगा बचल खुचल, तो 3 रुपया खर्चा हुआ, चलो ठीक है। हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्चा की, तो हुपला कितना है मेरा वाई, 4 वाई खेला, जबकि उसने इसके खेलने के लिए 20 रुपया खर्च किया, कितना सर, चलो ये दो समीकरण हो गया मेरा। मेन काम तो हमको ये और ये लाना, उसके बाद इसको क्या करने को बोल रहे हैं हमको नहीं पता है। हमको क्या बोला है कि संख्या बताइए सर कि कितना बार खेला, ये मतलब एक्स के मान वाई के मान। अब इसका एक्स और वाई का मान निकालने का कई तरह की विधि है जो कि इसी चैप्टर में मिलेगा तुमको, शुरू से जब लास्ट तक चले जाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि कौन सा विधि से निकाल सकते हैं, ये डिपेंड पड़ता है। खैर हम लोग शॉर्टकट में का दो कोई नियम बता देते हैं अभी से ही ताकि काम आ जाए। तो वाई का वैल्यू मेरा यहाँ है, इस वाई को वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो काम बन जाएगा ना।
y बराबर इतना रख लेते हैं, ठीक है ना। तो हल करते हैं इसको, 3x प्लस में 4 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 1/2x बराबर में 20, 2 दूनी के 4, 3x प्लस में 2x बराबर में 20, 3 2 5x बराबर में 20, 5 चौके 20, x का वैल्यू 4। मतलब कि इसका संख्या जो आया x का चरखा घूमेगी कितना बार 4 बार। मतलब अखिला द्वारा किया गया चरखा के सवारी की संख्या मेरे होगी 4, मतलब कि 4 बार उतना ही पैसा में घूमे 4 बार। तो ये कितना बार घूमेगा, अब इसको रख देते हैं इसमें, समीकरण 1 में मान रखने पर इसमें मान रख देते हैं y बराबर में 1/2 इंटू एक्स का वैल्यू 4, 2 दूनी के 4, y बराबर में 2। मतलब कि ये जो हुपला खेलेगी 2 बार, मतलब 4 2 6, मतलब किस तरीके से इसका हुआ। तो हम लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, अतः अखिला द्वारा, खलीला बार बार लिखा जाता है अखिला द्वारा किया गया चरखा की सवारी की संख्या, अखिला द्वारा किया गया चरखा की सवारी की संख्या 4 है तथा हुपला खेलने की संख्या हुपला खेलने की संख्या 2 है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन से बोलेगा तो ऐसे करेंगे, इसको तुमको 2 नंबर भी मिल सकता है, 5 नंबर भी मिल सकता है, डिपेंड पड़ता है कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड देगा तो 5 नंबर के देगा, और अगर क्वेश्चन हल्का देगा तो 2 ही नंबर इसका देगा, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर अखिला चेंज हो सकती है, कुछ और चेंज हो सकता है, कुछ और बोल सकता है, कलम पेंसिल आफ्ताब, किसी का भी नाम रह सकता है, माँ बाप की रह सकता है, तो 10 साल बड़ा ही तो 10 साल छोटा ही हो, तो कितना हुआ ऐसे वैसे जैसे तैसे ये गाना नहीं याद आ गया, ऐसे ऐसे। तो ये हमारे पास में जो उदाहरण एक है ना, वही ये वाला बना दिए हैं। पता नहीं इसमें आंसर दिया भी है कि नहीं, इसमें ग्राफ दिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग को इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला था कि मान दीजिए, एक्चुअली में ये चैप्टर में भी हम लोग को ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसी को ग्राफ के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब उदाहरण एक को पढ़ते हैं तब बढ़िया लगेगा। उदाहरण एक को आप पढ़ते हैं। उदाहरण एक बोल रहा है, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं, यानी यही वाला फिर से। अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजीय गणित तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। यहां समझना, बीजीय गणित, ग्राफीय, चाहे ग्राफ बोले चाहे ज्यामिति बोले, ग्राफीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, तब हमको कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सर। यहाँ पर संख्या बोला था तो हम संख्या लिख लिए सर, लेकिन जब ज्यामिति बोला है तो हम इस 2 चीज को लेके चलेंगे। पहले इस 2 चीज के साथ में हमको इसके लिए कुछ कैलकुलेशन तैयार करना पड़ेगा और फिर ग्राफ पर इसको पॉइंट रख रख के काटना पड़ेगा। तो ये करते हैं, जो कि हमको 5 नंबर की मिलेगा। ये 2 नंबर के लिए अगर ऐसे बोलेगा संख्या तो यहाँ तक बनाएंगे 2 नंबर मिलेगा। अब ग्राफ बोलेगा तो इसके नीचे हम ये नहीं करेंगे, थोड़ा अलग तरीका से करेंगे। काम तो यही होगा लेकिन अलग तरीका से। तो थोड़ा करके देखते हैं उसको भी, ताकि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, चैप्टर समझ में आ जाए और ये चैप्टर बना सको घरे जा करके। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ग्राफ विधि। आपको ग्राफ खींचना है, साफ साफ चाहे बोल देगा कि ग्राफ खींचिए, या तो फिर ज्यामिति खींचिए, या तो फिर ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे बोलेगा, ज्यामिति ग्राफ बीच में आया मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा दर्शाना। हाँ, तो अब इसको हम लेके चलते हैं सर। तो इसके लिए एक बार हम इसको हल करेंगे, एक बार इसको हम हल करेंगे। एक चीज कॉमन सा बात याद रखना, शायद हम थ्योरी में नहीं लिखे हैं, ये चीज ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी इसका संख्या का जो मान आएगा, ग्राफ के लिए स्पेशली बता रहे हैं, कभी भी ज्यादा उठपटांग नहीं होना चाहिए। जैसे कि ज्यादा बटा उटा में नहीं होना चाहिए उठपटांग जैसा। अगर मोटा मोटी जैसे कि 5.5 भागा देने से आ जाए, 2.5 आ जाए, वहां तक चल सकता है, लेकिन ज्यादा उठपटांग नहीं आना चाहिए, नहीं तो काटने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये भी नहीं लाने का कोशिश करना, वो और बेहतर रहेगा। तो सबसे ज्यादा हमको कुछ ऐसा अंक सोचना है जो सिंपल सा रहे, पूर्ण संख्या रहे, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या रहे, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या जो भी है,
पूर्णांक में हम लोग को क्या होता था, पूर्णांक संख्या में 1 2 3 4 0 ये सब रहता था, माइनस में नहीं, पॉइंट में नहीं, यही होता था कुछ कंडीशन इसका। ओवरऑल तुम समझ लो ना सर, पूर्ण संख्या ही मान लो ना, पूर्ण संख्या सब रहेगा तो चलेगा। जितना हो सके तुम बटा कम वाला यूज करना, बटा आएगा तो तुम दूसरा हल कर लेना, बटा को नहीं लेकर के चलना, ज्यादा पॉइंट वॉइंट में आएगा पटांग जैसा, जैसे 5.2 से ऐसे नहीं आना चाहिए। ऐसे आएगा तो बनेगा सही, लेकिन सही नहीं रहेगा, सही बनते भर में भी सही नहीं रहेगा, ग्राफ में मतलब दर्शाने में, हाँ दर्शाने टाइम में वो चिन्ह मैच नहीं करेगा, कटेगा ही नहीं बढ़िया से, तो वो गलत होने का चांसेस है। इसीलिए अधिकतर तुम यही चीज सोचना है कि मोटा मोटी एकदम अच्छा से आवे अंक, 2 4 6 8 10 12 15 16 माइनस में प्लस में जैसे भी आवे, बस मोटा मोटी आवे, बस इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्राफ के लिए थोड़ा हल कर देते हैं, एक ही सवाल में दोनों काम कर देते हैं। संख्या बोला हम इतना तक काम कर लें, चलो ठीक है। ग्राफ के लिए बोला था हम स्पेशली इसका हल करेंगे अलग अलग। चलते हैं समीकरण 1 से, क्या है सर, y बराबर में 1/2 x है। इसको साइड में को डबल बना लीजिए पहले, मिनिमम समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, मिनिमम कम से कम दो बार हल करना है, मैक्सिमम आप जितना बार कर सकते हैं, जितना बार भी हल करेंगे ग्राफ वही रहेगा। तो मिनिमम 2 बार हल करिए, इतना में काम हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, जैसे 9 क्लास में हम लोग हल करते थे वही यहाँ पर 2 बार हल करना है। और शुरुआत हमेशा 0 से करना सबसे बेहतर रहेगा, मतलब एक हल के लिए 0 से करते जाएंगे। तो जब x बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, y बराबर में 1/2 इंटू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगा 0, एक कम हम कर दिए, x की वैल्यू क्या रखे 0, y की वैल्यू है 0। डिब्बा बना करके साइड में जब सजाते जाएंगे ना, तो हमको झोल झमेला नहीं होगा, हमको ग्राफ बनाने में खाली डिब्बा देखेंगे, इतना मनी हल नहीं देखेंगे, डिब्बा देखेंगे ग्राफ बना देंगे। इसको ध्यान से समझना, एक बार और हल कर लेते हैं। जब x बराबर में 1 रखते हैं तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, थोड़ा बटा में है, काटने उठने में दिक्कत हो सकता है, हम थोड़ा सा अच्छा सोचेंगे, तो हम 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, जो कि अच्छा खासा अंक है। तो ये दिमाग में थोड़ा सा सोच लेना, एक भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मिलाने लगेंगे ना चिन्ह तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो जब y बराबर यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स के वैल्यू जब 2 रखे हैं, 2 से 2 कटा तो y की वैल्यू 1, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया, मेरा पहला समीकरण कंप्लीट। अब हम दूसरा समीकरण के बारे में सोचेंगे, नीचे जगह रहेगा तो नीचे बनाना, हम साइड में बना रहे हैं। यहाँ पर समीकरण लिख देंगे तो और बढ़िया, ये तो लिखा हुआ है ही, समीकरण 2 से 3x प्लस में 4y बराबर में 20। अब हम इसमें कितना सोचे सर, कितना मान रखे, इसका भी हम डिब्बा इधर साइड में बना लेते हैं। इसमें भी मिनिमम दो हल करिए, एक्स वाई मिनिमम आपको 2 हल करना ही है, उससे मैक्सिमम कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपका टाइम जाएगा आप समझिए, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम कितना सोचे सर कि कुछ अच्छा अंक आवे। अगर हम 0, शुरुआत 0 से ही करना है, जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 5 20 कट जाएगा, ये अच्छा अंक है। जब x बराबर 0, 3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस में 4 y बराबर में 20 रहेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगा 4 5 20। यहाँ पर शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, एक का स्टेप उड़ जा रहा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 आया, ठीक है। एक बार और हल कर लेते हैं, जब x बराबर, अगर हम 1 रखेंगे, सपोज दिमाग लगाओ, 1 रखेंगे तो 3 रहेगा, यहाँ 3 घटेगा तो 17 हो जाएगा, जो कि 4 के पहाड़ हम नहीं करता है, नहीं रखेंगे। 2 रखते हैं तो 3 दूनी के 6, तो 20 में से घटेगा 6 तो 14 बचेगा, 14 4 में नहीं करता है। 3 रखेंगे तो 3 3 9 11 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो 4 3 12, 20 में से 12 जाएगा तो 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 रख लेते हैं। तो यहाँ पर रख लेंगे 3 इंटू 4 प्लस में 4y 20, 4 3 12 हो जाएगा, 4y बराबर में 20 माइनस में 12, 4y बराबर में 8, 4 दूनी का 8, y की वैल्यू 2, यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर हम 4 रख लिए, ये हल हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ, ठीक है ना, हमारे पास जगह नहीं, थोड़ा मिटाते क्या, ये समझ में आया ना, इतना मिटाते, इतना में ग्राफ तो बन ही जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे, अपना ग्राफ कॉपी खोलेंगे,
स्ट्रक्चर को दर्शाएंगे। यहाँ पर दो कंडीशंस कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी कम है या कॉपी छोटा है और संख्या थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है, तो जिसका देने का रहेगा, जैसे कि सब प्लस में आया है तो हम माइनस वाला नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ से हम काट भी सकते हैं, इधर सब माइनस वाला होता है। एक्स हो गया मेरा ये और वाई हो गया मेरा ये, ठीक है ना। इधर में एक्स डैश हो जाता है, वाई डैश हो जाता है। यहाँ पर ओरिजिन मेरा हो गया। हमको सब प्लस में है तो हम एक नहीं दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पास लगता है कि मेरा माइनस में भी आ गया तो हमको सभी रहने देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पूरा लाइन रहने देना पड़ेगा और सभ्य के बारे में हमको गिनती दर्शाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। आप ये सोचिएगा कहाँ तक है मैक्सिमम नंबर, 5 तक, 5 6 तक चल जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है 50 100 1000 ऐसे बाई चांस आ जाता, फिर आपको मोटा मोटी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि 100 50 200 150 ऐसे करके मोटा मोटी, जो कि मार्जिन बीच में बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरे पास 20 आएगा और ग्राफ में 20 नंबर रहेगा ही नहीं, जगह ही नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे? फिर हम सोच लेंगे 5 10 15 20 ऐसे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे ऊपर डिपेंड पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। जितना बेहतर सोचोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल आते रहेगा, बता देंगे। ऐसे यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं 1 2 3 4 5 तक आया है। माइनस में नहीं है तो माइनस में नहीं भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास आएगा तो लिख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। फिलहाल हम इसको यहीं तक रहने देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगे देखने में, क्योंकि हमको माइनस नहीं है तो हम खाली प्लस के काम निपटाएंगे। पहला काम x 0 y 0, कहाँ है सर? x यहीं पर आ रहा है, y भी यहीं पर, ये तो संपाती नजर आ रहा है। x y यहीं पर, यहाँ लिख देते हैं 0 0, पहला मेरा मिला ये। दूसरा में सर x 2 और y 1, x मेरा 2 है और y 1, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा हल्का सा। ग्राफ हम तो नहीं केवल काटल रहेगा लाइन, ठीक है ना। ग्राफ में पूरा ऐसे करके काटा हुआ रहेगा तो तुमको पॉइंट ऑफ बनेगा। हम यहाँ पर डॉट डॉट से थोड़ा समझाने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है 2 और 1, एक चीज हम लोग 9 में ही सीखे थे कि हमेशा x का वैल्यू पहले लिखाता है, ऐसे करके x और y लिखाता है, y x नहीं लिखाता है, तो पहले हमेशा x का मान लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक स्केल से मिला लीजिए, थोड़ा सा चिन्ह गड़बड़ हो रहा है, स्केल से मिलाना बढ़िया से। ये पहला किसका हुआ सर? पहला समीकरण के काम। इस समीकरण को हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर में 1/2x, ऐसे लिख सकते हैं पहला समीकरण, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप यहाँ पर भिन्न के जोड़ वगैरह करके इसको आगे पीछे करके थोड़ा सा नॉर्मल बना सकते हैं, खैर इतना काफी है। अब दूसरा समीकरण में सोचते हैं, x की वैल्यू 0 y के 5, 0 y 5 यहाँ पर है, 0 यहाँ y 5, ये तो एक ही लाइन यहाँ पर है ना, तो 0 5 लिख देते हैं। उसके बाद में है x की वैल्यू 4 यहाँ और y की वैल्यू 2, 2 यहाँ थोड़ा सा डॉट डॉट कर लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है, इसको हटा देते हैं। तुम लोग का ग्राफ में ये बना हुआ रहेगा, तो यहाँ पर मेरा आया सामने 4 और 2, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लीजिए जहाँ पर ये आया है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ध्यान देना। अब इसका समीकरण लिख दीजिए 3x प्लस में 4y बराबर में 20। ये मेरा ग्राफ बन के तैयार हो गया और ये मेरा हो गया ग्राफीय विधि या ज्यामिति। इतना कर दिए सर तो हमको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब ये लिखे सर, ये लिखे, इसके बाद ये किए तब। लेकिन हर बार तुमको एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, तुम पूरा बड़का बड़का क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा के, तुमको ये पहला ही से देल रहेगा, जो कि इससे देल रहेगा तो लेकिन जल्दी बना सकता है, क्योंकि इसको हल करने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो ये तुम्हारे पास अधिकतर क्वेश्चन में देल रहेगा और उसके बाद तुमको ये काम करना पड़ेगा बस, तब इसको तुमको 5 नंबर। अगर मान निकालने के लिए बोला उस तरीका से तो हम यहाँ तक करेंगे सर, संख्या आंसर, कोई भी तरीका चलिए। आपको यहाँ पर 5 2 7 नंबर आप पढ़ लिए हैं अभी तुरंत एक ही क्लास में, तो भाई रे 7 नंबर आ गया, कंफर्म रहो, ठीक है ना। इसी स्टेप पर पूरा काम करना है, ठीक। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। अब यहाँ से हमको जो मेन आंसर आया ना, अगर कभी बोलेगा कि ग्राफीय या ज्यामितीय रूप से हल करके और आंसर दीजिए और ये झोल झमेला मत कीजिए, तब क्या करेंगे? देखना है कि ये पॉइंटवा कटा कहाँ है, ओकर नीचे वाला 4 पर, तो 4 क्या है, x है, एक इधर साइड वाला ना 2 पर, y कितना है 2, आंसर मेरा यही नहीं था 4 और 2, ये आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः
जो हिंदिया रहेगा उसी के अनुसार। अगर हिंदिया नहीं रहेगा तो बोल देगा एक्स वाई का मान बताए, तो लिख देंगे अतः एक्स बराबर में 4, वाई बराबर में 2, आंसर। यहाँ पर 3 कंडीशन बात की है, इधर से निकाल सकते हैं, ये अभी दूसरा चैप्टर में समझाना था, इसलिए फिर भी हम समझा दिए पहला ही, ये अभी नहीं बताना था हमको, ये बताना था। फिर भी ये बताए हैं, ये दूसरा चैप्टर में आ जाएगा 3.2 में, लेकिन हमको ये समझना है। इसको से हम हल किए सर, ग्राफ बनाए सर, और ग्राफ में जहां पर कटा उससे हमको आंसर आ गया, समझ रहे हैं ना। इससे साबित हो गया सर कि हम इधर से जो बनाए इधर से बनाए दोनों सेम आया, मतलब कि कैसे बनाए हमको सेम कंडीशन आएगा। जितना बोलेगा क्वेश्चन हम उतना ही करेंगे, बोलेगा ग्राफ, ग्राफ ज्यामिति बोलेगा तो ग्राफ ही, ज्यामिति ग्राफ कुछ भी। और अगर ग्राफ ज्यामिति छोड़ के खाली बोलेगा संख्या निकालिए हल करिए, तब यहाँ तक कर देना। बिना ग्राफ कैसे हल करना है, ग्राफ के लिए ऐसे हल करना है, संख्या निकाल के आ गया। बात समझ में आ रहा है? अब जब समझ में आ गया है तो इसको नोट करना है, कर लीजिए। और थोड़ा एक आध दो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ है क्या। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका तो बनाया हुआ है, लेकिन आपको देख के समझ में नहीं आएगा किताब में इसे कैसे बनाया है इसे, क्योंकि किताब में कहीं पर ये हल ही नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली डिब्बा बनाया हुआ है, तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए मेरा तरीका चलेगा, किताब के तरीका से नहीं चलेगा। सिर्फ उदाहरण का हम हिंदी क्वेश्चन लिखेंगे, बाकी सब अपना मन से बनाएंगे और देखेंगे सर कि क्या मैचिंग कर रहा है बना हुआ। तो देखिए सर हम ऐसे बनाए हैं, ये हटाओ सर, समझाने के लिए था। और यहाँ देखिए सेम टू सेम मेरा वहीं कटा जहां ये कटा, सेम ऐसा ही है सर, 4 2, मतलब ओवरऑल आप जब सही रास्ता पर चलेंगे आंसर आपका सेम मिलेगा। इसमें देखो क्या क्या लाया है सर, 0 0 2 1, ये डिब्बा मैच किया, ये डिब्बा मैच नहीं किया, मेरा किताब का डिब्बा नहीं मैच किया, लेकिन आंसर फिर वही आया। ग्राफ का ये इसका सिस्टम ही ऐसा है, आप सिर्फ अच्छा अंक सोचिए, आंसर आपका सेम मिलेगा, सेम पॉइंट पर कटेगा, आंसर वही आएगा। इसमें 20/3 लाया, तो कहा नहीं कि यार गलत आ रहा है, बड़ी लोचा लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए भाई रे हम यहाँ पर एक बार और हल करेंगे। तो ये 3 बार किया तो 4 2 लग के आया, 4 2 भी आया, 0 5 भी आया, सेम मैचिंग किया। एक एक्स्ट्रा आया, लेकिन जो कि डॉट था, जो कि गड़बड़ा रहा था, उसको छोड़ करके एक बार फिर हल किया। आप 2 बार हल करेंगे, 3 बार हल करेंगे, ये आपका चॉइस है। या आप पहले ही, जैसे हम अभी सोच रहे थे, तो वैसे पहले ही सोच लीजिए 2 ही बार हल करेंगे, क्योंकि 3 बार 4 बार हल करने में टाइम जा रहा है ना, हमको समय भी बचाना पड़ेगा एग्जाम में, तो ये हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल नंबर दूसरा बना लेना है, उदाहरण का तीसरा बना लेना है, और प्रश्नावली 3.1 में सारा क्वेश्चन बना लेना है, 3 क्वेश्चन है। नहीं बनेगा तब हम बता देंगे, लेकिन आपको पहले ट्राई कर लेना है। पहले उदाहरण में जाते जाइएगा, उदाहरण को जैसा ही हल करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिक चैप्टर का समझ में आने लगेगा। पहले उदाहरण एगो बन गया, 2 अपने से बनाएंगे, 3 चैप्टर में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इतना में आपका समझ हो गया है, आराम से अच्छा खासा नंबर आ गया यहीं से।